डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अब हमारे बीच नहीं है, ये देश के वित्त मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। किस भूमिका में मनमोहन सिंह साबित हुए ज्यादा असरदार, इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है तो 5 साल तक भारत के वित्त मंत्री और 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत इन्हीं 2 कार्यकालों के जरिए समझी जा सकती है। जहां वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह एक आर्थिक सुधार के रूप में उभरे, वहीं उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल राजनीतिक खींचतान और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा। सूचना का अधिकार हो, चाहे आप देखते हैं जो शिक्षा का अधिकार हो, ये सब मनमोहन सिंह के समय ही आए हुए थे। वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने भारत को एक वैश्विक पटल तक पहुंचाया, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर लगातार आरोप लगा कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है। और तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बनाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में किसका पलड़ा भारी है? तो 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री का पदभार संभाला था। उस वक्त देश अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जों की अदायगी में चूकने के लिए कगार पर था। महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार जैसी परेशानियों से जूझ रहा था। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार बने। उन्होंने बड़े स्तर पर सुधार लागू किए और इसमें रुपए का अवमूल्यन, व्यापार का उदारीकरण, सरकारी उद्यमों का निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर देना शामिल था। वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को बाजार के हिसाब से चलने वाली खुली अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि कारखानों को शुरू करने और उनका विस्तार करने या फिर उपकरणों के आयात के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर सिंह ऐसी वित्त नीतियां बनाई और जिनसे पूंजी बाजारों से धन जुटाना आसान हुआ। बिजली, सिविल एविएशन, दूरसंचार, राजमार्ग और बंदरगाहों से लेकर बैंकिंग, बीमा और केबल टेलीविजन जैसे कई क्षेत्रों में निजी निवेश का रास्ता भी खुल गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की वैश्वीकरण की नीतियों से भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजारों, धन और टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिली। वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात शुल्क में कमी की, निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। उन्हें लाइसेंस राज को खत्म करने का भी श्रेय दिया जाता है। माना जाता है कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की बदौलत ही भारत में 1990 के दशक में उद्योग तेजी से बढ़े और महंगाई पर लगाम लगाई जा सकी। अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह के कार्यकाल को काफी हद तक सफल माना जाता है। हालांकि उनके आलोचकों का यह भी कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक सुधार किए उसकी वजह से जो आमदनी की असमानता बढ़ी उसे दूर करने के लिए वो कुछ खास नहीं कर पाए। फिर 2004 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री भी रहे। कौन? मनमोहन सिंह। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद जब ये साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो ये तय माना जा रहा था कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर उठे सवालों और विरोध के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया और जिस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही खुल चुकी थी और तेजी से बढ़ भी रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीडीपी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा। वित्त मंत्री के तौर पर 90 के दशक की शुरुआत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिन आर्थिक सुधारों की नींव रखी, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन सुधारों की वकालत करना जारी रखा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना ध्यान लोक कल्याण की नीतियों को लागू करने, मनरेगा और सूचना के अधिकार जैसे विषयों पर केंद्रित किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह को गठबंधन सरकार के बंधनों में रहते हुए सरकार चलानी थी और इसका सीधा मतलब यह था कि उन्हें हर वक्त अपने सहयोगी दलों के साथ सहमति बनाकर और उन्हें साथ लेकर चलना जरूरी था। गठबंधन राजनीति के दबाव के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीएसटी और एफडीआई जैसे मुद्दों पर फैसला लेने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन जरूरी मुद्दों पर फैसलों में देरी होने की वजह से कहा जाने लगा कि उनकी सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत मसलों पर फैसला न ले पाना आ गया है। मनमोहन सिंह के आलोचक अक्सर उन्हें एक कमजोर प्रधानमंत्री कहते रहे।
उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये भी कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री के तौर पर कोई असली ताकत नहीं थी। उनकी सरकार के सब जरूरी फैसले सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद ही लिए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने शांत और कूटनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के साथ साथ एशिया के प्रमुख देशों के साथ गठबंधन क्या संबंध मजबूत करने की दिशा में काम किया। गठबंधन के कुछ सहयोगियों के कड़े विरोध के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर काम करते रहे और आखिरकार उसे एक हकीकत बनाने में कामयाब भी हुए। यह समझौता उनकी विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। प्रधानमंत्री के उनके पहले कार्यकाल के अंत में भारत की भी दुनिया भर में फैली आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था 2008 में, और इसका नतीजा ये हुआ कि देश में महंगाई बढ़ी, रुपया कमजोर होने लगा और किस विकास की गति थमने लगी। उनकी सरकार पर असरदार फैसले ना ले पाने के आरोप भी लगे। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप में घिरा रहा। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन से जुड़े कथित घोटालों के आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचाया। अभी हाल ही में आपने देखा है कि घोटाले, जो कोयला घोटाले आवंटन घोटाला था ना, उससे जुड़े हुए मामले में मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। टेक्नोक्रेट या फिर राजनेता। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा के मुताबिक मनमोहन सिंह एक टेक्नोक्रेट थे, राजनेता नहीं, और वो अपना काम चुपचाप करते थे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। विनोद शर्मा कहते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में उनके पास तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पावर ऑफ अटॉर्नी राव की दी हुई सब शक्तियां थीं। मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के लिए खुद को जोखिम में डाला और आर्थिक सुधारों की घोषणा से पहले राव को अपना इस्तीफा सौंप दिया, ताकि अगर वे नाकामयाब हो जाए तो नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह पर दोष मढ़ सकें। मनमोहन सिंह की आलोचना में अक्सर कहा जाता है कि वो अपने व्यवहार में दृढ़ता नहीं दिखाते थे। विनोद शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब कोई स्टैंड लेने की जरूरत होती थी तो वो स्टैंड लेते थे। शर्मा कहते हैं कि उन्हें एहसास था कि वो कांग्रेस पार्टी के स्वाभाविक नेता नहीं थे। उन्हें मुख्य रूप से एक अर्थशास्त्री होने के कारण लाया गया था। वे कांग्रेस पार्टी की पसंद बन गए क्योंकि वे पार्टी में किसी के भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं थे। उनकी योग्यता की वजह से ही उनकी जरूरत थी। और आप देखिए, मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस बात का ध्यान रखते थे कि वे प्रणब मुखर्जी या पी चिदम्बरम या उन जैसे किसी ऐसे फुल टाइम राजनीतिक के साथ टकराव में ना पड़े जो खुद मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। विनोद शर्मा याद करते हैं, अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में मनमोहन सिंह 2G घोटाले में उनके और पार्टी के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार से परेशान थे। वो कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह डीएमके की दूरसंचार मंत्री ए राजा को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। उन्होंने अपना मन बना लिया था, लेकिन करुणानिधि सहमत नहीं हुए और इससे मनमोहन सिंह को अपनी सरकार की स्थिरता से हाथ धोना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार लेखक रशीद किदवई ने कहा कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने उस वक्त वे राजनीति में नौसिखिए थे, लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बने तब वे राजनेता के बीच राजनेता बन चुके थे। वे कांग्रेस के कई लोगों के षड्यंत्रकारी चरित्रों से वाकिफ थे और साथ ही वे अपनी सीमाओं को भी जानते थे। वे जानते थे कि किन बातों में पड़ना है, किन बातों में नहीं पड़ना। किदवई के मुताबिक 1991 से 1996 के बीच मनमोहन सिंह ने कई राजनीतिक गलतियां की। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर 1991 में जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया तो उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन नाम के एक निजी ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने इस पर खूब हंगामा किया। सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। यह सोनिया गांधी को नीचा दिखाने के लिए नरसिम्हा राव की एक राजनीतिक चाल थी, लेकिन चूंकि बजट मनमोहन सिंह ने पेश किया इसलिए उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। किदवई कहते हैं कि दूसरी तरफ जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनके आसपास अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी, शिवराज पाटिल, शरद पवार, नटवर सिंह जैसे लोग थे। इन सभी के पास दशकों का राजनीतिक अनुभव था। हालांकि मनमोहन सिंह ने उन्हें नियंत्रित और अनुशासित किया। किस भूमिका में ज्यादा असरदार है? तो सवाल यही है कि क्या मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पर ज्यादा असरदार रहे या प्रधानमंत्री के तौर पर? पत्रकार पंकज पचौरी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनके मीडिया सलाहकार थे। उनके मुताबिक वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने जो काम किए उन्हीं की बदौलत वो प्रधानमंत्री बनकर बहुत कुछ कर पाए।
पचौरी कहते हैं कि जो वित्त मंत्री के तौर पर नींव रखी गई थी, उसके ऊपर जो इमारत बनी वो प्रधानमंत्री की भूमिका में बनी और वो नींव ठोस है। जो इमारत बनी दुनिया में उनका उसका डंका बज रहा है और इस इमारत के ऊपर उन्हीं खम्भों पर, चाहे वो आधार हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, वो जो खंभे थे उस इमारत के, उन्हीं पर दूसरी तीसरी मंजिल बनने लगी। विनोद शर्मा कहते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह एक जाने पहचानी जमीन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, ये वो कला थी जिसका वे एक अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विश्व बैंक के अधिकारी के रूप में अपने पूरे जीवन में अभ्यास करते रहे थे। और जब वे वित्त मंत्री बने तो उनके पास वह कौशल था कि प्रधानमंत्री के रूप में वे राजनीतिक मोर्चे पर बहुत चुस्त नहीं थे और उन्हें इसलिए लाया गया क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। और देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रशीद किदवई कहते हैं कि साल 2009 में मनमोहन सिंह को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था और अकाली ने उन्हें जलंधर से समर्थन देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। किदवई ने कहा, लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव के तजुर्बे से उन्हें एहसास हुआ कि पार्टी में भीतरघात की वजह से वो चुनाव हार गए थे। भीतरघात करने वाले कई लोग उनके कैबिनेट सहयोगी थे, इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक चेहरा ओढ़ लिया। मैं उन्हें एक राजनेता के रूप में एक बड़ी सफलता के रूप में देखता हूं, एक नौकरशाह या अर्थशास्त्री से कहीं ज्यादा। वे किसी भी दिन वित्त मंत्री से बेहतर प्रधानमंत्री थे। वे एक नए और बड़े जनादेश के साथ 2009 में वापस आए, या उनकी राजनीतिक सफलता और प्रधानमंत्री के रूप में सफलता का सबूत है। और देखिए, अगर बात करें किसकी, लोकसभा चुनाव की, तो अगर आपको भी लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद।